जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। देखो, मुझे पता है अभी तुम लोग सब कुछ सम अप कर रहे हो, तो तुम्हारे सम अप में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। मॉडर्न हिस्ट्री की 1498 से लेकर 1947 तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स थे, जो कि तुम्हारा सीडीएस में पूछते हैं, वो मैं लेके आया हूं। कोमल मैम ने, जो हिस्ट्री की यूपीएससी की फैकल्टी, उन्होंने प्रॉपर कवर किया हुआ इस चीज को। ठीक है, तो ढंग से इसको देख लेना एक बार, पूरे पूरे पार्ट को। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम लास्ट मोमेंट पे तमीज से देख ले रहे हो ना, तो तुम्हारा एग्जाम में बहुत फायदा हो जाएगा। चाहे तुम्हारी हिस्ट्री कंप्लीट हुई हो या तुमने हिस्ट्री को टच भी ना किया हो, लेकिन इस वीडियो को देख के जाना। एंड यस, वीडियो तुम एंजॉय करो। 1 घंटे के बाद तुमसे एंड में मैं कुछ बातें करूंगा एग्जाम के रिगार्डिंग। Hello everyone, welcome to your YouTube channel Defense Mania, one of the most reliable channel for the defense aspirants, and my name is Komal Sharma. I am the history faculty at Defense Mania. Today I am going to teach you about history chronology of modern India basically. देखिए, जो CDS हो, चाहे FCAT हो, और इवन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसके लिए जो हिस्ट्री है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको कभी भी छोड़ने की गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें से जीके में आपके 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। दूसरा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये आपको हर बार कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझना। आपने अगर एक बार आपको हिस्ट्री समझ में आ गई ना, आपको पिक्चर क्लियर हो गई, अगर मूवी आपके दिमाग में क्लियर है, तो उसके बाद आपको उसको दोबारा सिर्फ फैक्ट्स रिवाइज करने हैं, आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हेयर माई मिशन इज कि हिस्ट्री को, जैसे बोरिंग सब्जेक्ट और वो जनरली लोगों को ना समझ में आती है कि हम फैक्ट्स कैसे याद करें, तो मेरा मिशन है टू मेक द हिस्ट्री इंटरेस्टिंग एंड एफर्टलेस। आप जो अब तक आपने जहां से भी पढ़ी हो, जो भी पढ़ी हो, दैट इज गुड, लेकिन आई कैन अश्योर यू फ्रॉम माई सीरीज कि आप वो देखने के बाद आपको दोबारा हिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट फैक्ट्स रिवाइज करें एंड द पिक्चर इज क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी जो एफर्ट्स उसमें डालने हैं वो मैं अपने कोर्स में, अपनी सीरीज में डाल दूंगी, वो मैं डाल चुकी हूँ। आपको सिर्फ देखना है, एक मूवी की तरह उसको एंजॉय करना है। अब हिस्ट्री में भी सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं किसी भी उसमें। इवन लास्ट ईयर ही जो सीडीएस वाला एग्जाम हुआ है, उसमें आई थिंक 15 to 18 क्वेश्चंस आए हैं, और ऑलमोस्ट यही आपका रहता है कि इतने क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चंस आने की जो है संभावना रहती है। सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग इन दिस वीडियो ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्रोनोलॉजी, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं मॉडर्न इंडिया में, उनका हम एक क्विक ओवरव्यू यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में आपको रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, आपको मतलब एक पिक्चर अगर क्लियर है कि इसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो डेट्स आपको थोड़ी बहुत टाइम में एक बार दो बार पढ़ने में याद हो जाएंगी। तो आपको एक ओवरव्यू की जरूरत है, जो कि हम इस वीडियो में करेंगे। सो आई कैन अश्योर यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जितने भी हुए हैं मॉडर्न इंडिया के, जिनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सीडीएस का एग्जाम आपको ज्यादा दूर नहीं है, देयर हार्डली 40 days। तो इसलिए यू हैव टू रिवाइज एटलीस्ट एवरीथिंग वंस। तो उसके लिए ये वीडियो है मॉडर्न इंडिया के लिए। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, और पूरी जो क्रोनोलॉजी है हमारी, उसके बारे में एक बार एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, ताकि इस वीडियो को ये है कि आप अगर कहीं पे जब 5-10 मिनट भी रह रहे हैं, तो आप बस इसका एक ओवरव्यू ले लीजिए, आपको ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इंडिया में बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इट इज अबाउट ब्रिटिशर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियंस के बीच में जो स्ट्रगल रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, अब जो कंपनी का जो मॉडर्न इंडिया हम बेसिकली पढ़ रहे हैं रूल, दैट वाज फ्रॉम 1757 टू 1947। ठीक है, दिस वाज द पीरियड ऑफ 190 ईयर्स। ठीक है, जिसको हम बेसिकली मॉडर्न इंडिया में स्टडी करेंगे। अब उसके बाद इसको लेकिन हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था, कंपनी ने रूल किया था, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द रूलर, यानी कि कंपनी के ही कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वही सब कुछ क्या देख रहे हैं, यहाँ का पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। तो उन्होंने कब तक देखा? दैट वाज फ्रॉम 1757 टू 1857। ठीक है, 100 ईयर्स कंपनी ने रूल किया, और ब्रिटिशर्स ने कैसे किया? क्वीन ने इनडायरेक्ट वे में। उसके बाद जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ हमारा, उसके बाद हमारा क्या आ गया? क्राउन रूल, यानी कि the administration was direct by the queen. So it was from 1857 to 1947. This 90-year period was ruled by directly by the queen. ठीक है, in the name of queen. ठीक है, and his representative here is viceroy. ठीक है, तो ये हमने दो पार्ट में कर लिया इसको सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये दिस इज क्लियर। 1757 to 1857 who is the ruler? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड फ्रॉम 1857 to 1947 कौन है? क्वीन इटसेल्फ।
ठीक है, चलिए। नाउ आफ्टर दिस वी विल लुक एट द क्रोनोलॉजी year by year, and in that year the most important events we are going to study. Okay, चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं 1498, the advents of Europeans. When Europeans came to Indian, there are totally basically 5 but mostly 4 Europeans countries which came to India. ठीक है, here we are going to study about that. in सबसे first, this is the actually chronology कि वो इस ही सीक्वेंस में आए थे. तो फर्स्ट वन इज 1498, यू नो, पोर्तुगीज. इनके बारे में आपको बहुत डीप स्टडी नहीं करनी है. इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? द ईयर इन विच दे केम, हु वर द यूरोपियंस, पोर्तुगीज, डच, ईस्ट इंग्लिश, फ्रेंच कौन थे, एंड देयर फैक्ट्रीज या उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे था. ठीक है, दिस मच इज इनफ फॉर द पोर्तुगीज, फॉर द दिस होल यूरोपियन सेगमेंट. ओके, उसके बाद 1498 में ये आए. उसके बाद 1602 में सेकंड हमारे पास कौन आए? डचेस. ठीक है, द डच पीपल केम. तो सेम भाई, उनकी फैक्ट्री वो सब कहाँ पे हुआ. थर्ड कौन आए हमारे पास? इंग्लिश. ठीक है, दैट ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने कहाँ पे कंपनी लगाई और कहाँ पे अपने हेडक्वार्टर बनाए, 3 प्रेसिडेंसीज बनाई. ठीक है, आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन इसमें अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी है. इससे ज्यादा में आप पढ़ेंगे तो उससे इतने क्वेश्चंस आने की जो है पॉसिबिलिटी कम होती है. तो आपको सिर्फ बेसिकली ये 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं. एंड लास्ट 1664 में कौन आए? फ्रेंच. ठीक है, अब इसमें द मोस्ट वन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू गो इन गोवा. 1960s के टाइम पे वो सबसे पहले आए हैं और सबसे लास्ट में गए. सो पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव द इंडिया. सो दिस इज अ सीक्वेंस विच यू हैव टू मेमोराइज. अब इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए देयर इज अ शॉर्टकट विच बाय विच आई रिमेंबर. इट्स पीडीएफ वर्ड, यू नो. सो पीडीएफ इज, यू नो, and this is just PDEF and these 3 are sequence. ठीक है, DEF. तो आपको बस ये याद रखना, PDF, PDEF. So first is Portuguese, second is Dutch, third is English and finally French. ठीक है, 1498 Portuguese, then Dutch, then English and then French. उसके बाद अभी क्या हुआ है, ये सब आए हैं लेकिन इनमें आपस में कुछ वॉर्स हुए और उसके बाद फाइनली जो रूल कर रहे हैं, जो बचे हैं, दैट आर ब्रिटिशर्स. ईस्ट इंडिया कंपनी बचती है. अब उसने क्या किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वैसे तो वो ट्रेडर्स के रूप में आई हुई है, बट उसके बाद उसकी एक्चुअल में जो फाउंडेशन हुई है एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ठीक है, दैट वाज इन द ईयर 1757, बैटल ऑफ प्लासी. ओके, there were 2 decisive battles which actually decide the fate of India, that who is going to rule India. This is Battle of Plassey which was in 1757. अब इसके बारे में आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहली बात, ये इसका टाइम पीरियड क्या, इन विच ईयर ये हुई, किस किस के बीच में थी, हु फॉट एंड हु वॉन. ठीक है, एंड थर्ड, अगर कोई भी जो वॉर होता है उसके बाद कुछ ना कुछ ट्रीटी होती है. ठीक है, तो इफ देयर इज एनी ट्रीटी, कोई भी वॉर है उसके बारे में आपको ये 3 चीजें ही पढ़नी है. बीट बैटल ऑफ प्लासी, एनी वॉर इट इज देयर. ठीक है, सो दिस इज अबाउट बैटल ऑफ प्लासी. हु फॉट दिस? बंगाल नवाब सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड हु वाज द विनर? ऑफ कोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, नेक्स्ट सेकंड एक और डिसीजिव बैटल हुआ विच वाज द ऑन द सेम प्लेस बंगाल. वो क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, सेम हमें इसके बारे में क्या जानना है? सबसे पहले तो ये कब हुआ? इन द ईयर 1764. किस किस के बीच में हुआ? देयर वाज एन अलायंस बिटवीन द अवध नवाब, बंगाल नवाब एंड द मुगल एम्परर शाह आलम एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड फाइनली हु विंस? ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, एंड देयर वाज देन ट्रीटी हुई. यस, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. कब हुई? 1764 में. अगर वॉर हुआ है तो एटलीस्ट उसके नेक्स्ट ईयर ही होगी ट्रीटी. तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई. ठीक है, इसको हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को ये मान लेते हैं कि दिस इज द फाइनल ब्लो टू द मुगल रूल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके बाद
उन्होंने क्या किया, मुगल रूल ऑलमोस्ट जस्ट एक नाम के लिए एम्प्रेस रह गए थे, अदरवाइज जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कुछ था वो सब कुछ किसके हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। ओके, सो अभी इंडिया में क्या हुआ है, पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल शुरू हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या हुआ है, अब वो रूल कर रहे हैं तो वो कुछ कुछ नई नई चीजें ला रहे हैं। तो अब उन्होंने रूल शुरू कर दिया, अभी वो सिर्फ बंगाल वाले एरिया में कर रहे हैं, दैट वाज प्लासी, बक्सर, ये सब कुछ, ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि जो कंपनी थी वो चली गई घाटे में, देयर वाज अ ह्यूज लॉस, बट ओनली द कंपनी वाज इन लॉस, द डायरेक्टर्स, द मेंबर्स, द एम्प्लॉयज वर इन ह्यूज प्रॉफिट। सो दिस वाज अ आयरनिक सिचुएशन। उसके बाद हुआ क्या, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे डिसाइडेड कि हम कुछ चेंजेस करते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है। तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे करप्शन जो है वो काफी ज्यादा कर रहे थे, कौन, जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे, ठीक है। अब उन्होंने फिर उसके लिए क्या किया, कुछ एक्ट्स बनाए, कुछ पॉलिसीज लिख के दे दी कि, और जिनको हमने नाम दिया चार्टर एक्ट्स, ठीक है। सो ऐसे में जो फर्स्ट था दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट। As the name suggests, the act was to regulate the affairs of company, ठीक है। It was in 1773, ठीक है। 1764 में बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, और उसके 10 ईयर्स भी नहीं हुई उससे पहले उन्होंने झोल करना शुरू कर दिया। एंड इन द ईयर 1773 देयर वाज अ रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। सेकंड आपका है एक पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये एक्ट्स आपके दोनों में काम आएंगे, पॉलिटी में भी काम आएगा और ये आपके हिस्ट्री से भी काम आएंगे, ठीक है। सो पिट्स इंडिया एक्ट, इट वाज इन द ईयर 1784, ठीक है। इसमें क्या किया, जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां इसमें रह गई थी उन्होंने वो इसमें कर दी। एक और कुछ और जितने भी एक्ट थे, हालांकि आपको पता तो सारे होने चाहिए, बट स्टिल देयर वाज एन एक्ट 1793, ठीक है। इसके बाद आप इनमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या नई चीज आई, क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए, ठीक है। वो सब हम डीप डिटेल स्टडी करेंगे। दिस वाज इन दिस वीडियो वी आर जस्ट रिवाइजिंग कि कब क्या कैसे हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ है, नेक्स्ट आने शुरू हो गए दैट वर इंडियन काउंसिल एक्ट्स, ठीक है। क्योंकि तब तक थोड़ा बहुत इलेक्शंस का दौर शुरू हो चुका था, ठीक है। देयर वाज सम काइंड ऑफ पार्लियामेंट वाज देयर, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर देयर। तो ओ सॉरी, आई स्किप दैट। तो हम यहाँ आ चुके हैं चार्टर एक्ट्स पे। हाँ, चार्टर एक्ट्स में हमने 3 पढ़ ली, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स एक्ट एंड 1793 एक्ट। उसके बाद एक और द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट 1813 चार्टर एक्ट। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसमें क्या था, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ था, इस एक्ट में जो मेन प्रोविजन था वो ये था कि जो कंपनी की जो मोनोपोली थी, कि वही सिर्फ एक यूरोपियन कंपनी है जो यहाँ पे डील करेगी, जो यहाँ पे ट्रेड करेगी, दैट वाज एंडेड, ठीक है। सिर्फ टी में और ट्रेड विद चाइना, सिर्फ इन दो चीजों में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, उसके अलावा बाकी सब चीजों में मोनोपोली हट गई थी। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट काम इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू किया था। देयर वाज 1 लाख रुपीज फंड वाज देयर, एजुकेशन फंड के लिए उन्होंने भेजा था। although that was not used but at least the mention was there, ठीक है। तो 1813 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। और इसके बाद लास्ट हमने 5 एक्ट पढ़े टोटल, 1833 एक्ट, ठीक है। तो आपको ये दोनों एक्ट पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं अपने अपने हिसाब से, क्योंकि देयर मोटिव क्या है, जस्ट टू ड्रेन द वेल्थ ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें एक ड्रेन वेल्थ, इसका जो कॉन्सेप्ट है, आपने ये टर्म बहुत सुनी होगी, ठीक है। मींस इंडिया से इकोनॉमी को, मनी को उधर लेके जाना, ठीक है, वेल्थ को। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इन हिज बुक पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि जिसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं इंडियंस पे, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं वो जा रहे हैं, पीजेंट्स जो जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से कमर्शियल क्रॉप्स उगवा रहे हैं। एंड उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि फिर वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि देवर फोर्सिंग इंडियंस कि वो क्या उगाएं, इंडिगो, ठीक है, टी, सो दैट दे कैन एक्सपोर्ट इट एंड कलेक्ट द रेवेन्यू, कलेक्ट द प्रॉफिट। लेकिन इसकी वजह से इंडियंस को ये हो रहा है कि उनको अपनी जो मिनिमम जो कम्योडिटीज हैं,
ठीक है, वीट, बार्ले, ये सब राइस वगैरह ये भी उनको खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि पहले वो क्या कर लेते थे, अपनी जमीन पे उगा लेते थे। सो इसलिए कुछ एक अनरेस्ट पूरे टाइम पे हो चुका था। इकोनॉमिक रीजंस हो गए, फिर कुछ पॉलिटिकल रीजंस हो गए, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखे थे, सबको एनेक्स करने में लगे हुए हैं। यहाँ से कभी बंगाल एनेक्स हुआ, अवध को कर लिया, सतारा को कर लिया, ठीक है। तो वो जो किंग कम्युनिटी थी उसके अंदर भी अनरेस्ट हो गया, पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा मिलिट्री इम्पैक्ट्स थे, वो अपने हिसाब से मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रहे हैं और उनमें हमारे लोग जो है कि ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो कुछ जो पॉलिसीज ऐसी बना रहे हैं जो कि इनके हिसाब से ठीक नहीं हो रही है। अब वो क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेन में जाके, जैसे कि अगर किसी भी ब्रिटिश अगर किसी से वॉर कर रहे हैं और कोई इंडिया का सोल्जर वहां पे जाता है उनकी तरफ से, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए थे, बट वो नहीं मिल रहे थे। सेम रैंक पे हैं, इफ देयर इज एन इंडियन इन ऑन द सेम रैंक एंड देयर इज अ ब्रिटिशर्स ऑन द सेम रैंक, बट द रिम्यूनरेशन, द सैलरी वाज डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरीके से उन लोगों में, मिलिट्री सोल्जर्स में एक अनरेस्ट हो गया। सो जो क्राफ्ट्समैन थे उनमें एक अनरेस्ट हो गया, क्योंकि उनका जो था, किंग जब खत्म हो गए, उनके पास अब वो सिर्फ पेंशन पे हैं, तो वो लोग इतने क्राफ्ट्समैन की जो महंगी आइटम्स हैं वो सब कैसे खरीदेंगे, तो वो उनका बिजनेस डोल गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक कंप्लीट जो है बेस तैयार हो गया, किस बात के लिए, टू रिवॉल्ट ऑफ 1857। और ये रिवॉल्ट फाइनली कब हुआ, 1857 में, विच इज टर्म्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कुछ लोगों ने कहा कि इट वाज नॉट एन एक्चुअली वॉर, इट वाज जस्ट अ सिपाही म्यूटनी, ठीक है। लेकिन हम ये मानते हैं दैट वाज सिपाही म्यूटनी, जस्ट वो सिपाही विद्रोह जिसको कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि वो इसको इतना बड़ा बनाने ही देना चाह रहे थे कि इन द वर्ल्ड ये मैसेज जाए कि समबडी फ्रॉम ऑब्वियसली ईस्ट एशिया रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस। ये किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय वी.डी. सावरकर, ठीक है। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन, these are some factual points which I am telling you, ठीक है। तो 1857 में क्या हो गया, अब रिवॉल्ट हो गया, ठीक है। अब इस रिवॉल्ट में, कोई भी रिवॉल्ट होगा, जितने भी आप पढ़ेंगे, उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको सबसे पहले तो पढ़ना है कि उसके कॉजेज क्या है, वो रिवॉल्ट क्यों हुआ। तो मैंने आपको बता दी, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है। और रिलीजियस कॉजेज वर ऑल्सो देयर, क्योंकि इन्होंने 1857 तक क्या किया कि जो 1829 में जो सती प्रथा थी उसको खत्म किया, ठीक है, और जो विडोरी मैरिज थी उसको खत्म किया, इस तरीके से। तो कुछ रिलीजियस जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी थी वो भी हर्ट हुई, तो उन्होंने भी किया। सो देयर वाज कंसोलिडेटेड अनरेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद आपने कॉजेस पढ़ ली किसी भी रिवॉल्ट के, उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे कि अब वो रिवॉल्ट कहाँ हुआ, उसका टाइम क्या था, ठीक है, या उसका प्लेस क्या था, और उसके लीडर्स कौन थे, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट टॉपिक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेशली कि कौन कौन से प्लेस थे और उनके कौन कौन लीडर थे। लाइक इन झांसी द क्वीन लक्ष्मीबाई, इन बिहार कुंवर सिंह, ठीक है, इन लखनऊ बेगम हजरत महल, इन कानपुर द नाना साहेब तात्या टोपे, ठीक है। तो इस तरीके से देयर कैन बी क्वेश्चंस। फिर उसके बाद थर्ड चीज हम क्या पढ़ेंगे कि उसमें उसका रिजल्ट क्या रहा, हु एक्चुअली वॉन, ठीक है। और अगर कोई नहीं जीता तो इज देयर सम ट्रीटी या ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, और उसके एक्चुअल में पूरे के ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको, कोई भी रिवॉल्ट पढ़ेंगे आप आगे भी, तो उसमें आपको यही पढ़ना, दिस इज अ 360 डिग्री अप्रोच जो आपको लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या हुआ, 1857 का रिवॉल्ट हुआ, इन 1858 क्या हुआ कि जो क्वीन है, जैसे हमने उसमें पढ़ा, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, क्राउन रूल। 1857 में क्वीन ने अपना जो है एक प्रोक्लेमेशन भेजी, ठीक है। और ये इस टाइम पे कौन था, हमारा फर्स्ट वॉइसराय एंड द लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, द सेम पर्सन, क्योंकि इससे पहले क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। वाइसराय इज एक्चुअली नॉट अ पोस्ट, बेसिकली इट्स अ, देयर आर टू वर्ड्स, देयर इज वाइस, जैसे वाइस चेयरमैन, वाइस ऐसे कुछ भी, समथिंग विच इज सबऑर्डिनरी टू अ मेजर पोस्ट, एंड रॉय इज टू रिप्रेजेंट रॉयल्स, ठीक है। सो दे आर द पर्सन हु इज अ वाइसराय इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द रॉयल्स इन इंडिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब कंपनी इज टोटली अबॉलिश्ड एंड नाउ
who is ruling directly? The queen, or you can say the parliament of British. Okay, so now अब जो एक्ट्स जो वो पॉलिसीज जो पहले से चल रही हैं वो अभी भी चल रही है, बट उनके नाम चेंज हो गए हैं। अब क्या नाम से हम जान रहे हैं उनको? इंडियन काउंसिल एक्ट्स, बिकॉज टिल नाउ वी डोंट हैव एनी इंडियन काउंसिल। पहली बार हमारे पास इसमें आए 1861 में चार्टर एक क्लास आईसी आया हमारे पास फर्स्ट, जिसमें कि हमने कुछ पोर्टफोलियोज बनाए, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया कामों का, मतलब हमने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट, अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे स्टार्ट की, ठीक है। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, अब आपसे कोई पूछ सकता है इसका भी क्वेश्चन, जैसे कि हु वाज द फादर ऑफ पोर्टफोलियोज इन इंडिया, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो इट वाज कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो इस टाइम पे हमारे वाइसराय थे। अब क्या हुआ है इसके बाद? और दूसरे हमारा एक है जैसे 1892, जब हमने फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की है, ठीक है। अभी तक जो काउंसिल है वो कैसे चुनी जा रही है कि जो भी थोड़े एल्डर्स एजुकेटेड या जो एक एलीट क्लास वाले लोग हैं, जस्ट वो आ रहे हैं और उनको हमने, दे आर नॉमिनेटेड, दे आर नॉट इलेक्टेड एट ऑल, ठीक है। तो 1892 वाला एक्ट, उसके बाद फिर हमारा आगे हम एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या हुआ है, इसलिए उसका नाम आईसी है, बाकी जो अंदर का कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है, ठीक है। अब इतने में क्या हुआ है कि यहाँ पे 1885 में कांग्रेस आ चुकी है, ठीक है। अब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, दैट वाज established in 1885 by whom? By A.O. Hume, a British civil servant, ठीक है, like today's IAS, it was retired। अब इसमें ये हुआ है कि 1885 में उन्होंने जो है कि आईएनसी आ चुकी है। अब ऐसा नहीं कि आईएनसी एक फर्स्ट, बस कुछ लोगों ने सोचा और आईएनसी फर्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन बन गई। बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से चल रही थी, ठीक है। तो फाइनली आईएनसी के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं कांग्रेस के बारे में, क्योंकि ये एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसने काम किया, ठीक है। सो 1885 कांग्रेस केम इनटू द पिक्चर, ठीक है। अब कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है, तो अब कांग्रेस के अपने काम स्टार्ट होंगे। कांग्रेस ने अपने काम क्या स्टार्ट किए? इन्होंने अपने, अब इसमें क्या है, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग आए, जो भी बैरिस्टर्स थे, एलिट क्लास वाले लोग थे, ठीक है। वो कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है ब्रिटिशर्स से इंडिया के अपने जो भी कुछ काम है वो हम करवाएंगे, ठीक है। अपने जो भी हमें लग रहा है कि विच आर नॉट इन द फेवर ऑफ इंडियंस, ठीक है। अब इनका काम करने का तरीका क्या था? इनका काम करने का तरीका ये था, शुरुआत में 1885 से 1905 तक का जो फेज था, दिस वाज द मॉडरेट्स फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मॉडरेट्स, एज द नेम सजेस्ट, हु आर गोइंग टू, like they are not in the extreme version of anything, they are just moderating, ठीक है। मतलब जिसको हम दो बोलते हैं ना, गरम दल और नरम दल, ठीक है, वो है इसमें। उसके बाद क्या हो रहा है अब? तो मॉडरेट्स का काम करने का तरीका कैसा था? वो करते थे कि हम जो है साल के अंत में एक बार मिलेंगे 3 दिन के लिए, ठीक है। 28, 29 और 30 और 31 दिसंबर को वो लोग अपने एक साल में एक मीटिंग रखते थे, अलग अलग जगह पे हर साल। उसमें कुछ वो एक प्रेसिडेंट चुन लेते थे, एक बाकी पोस्ट हो जाती थी, कुछ स्पीच देते थे, कुछ बातचीत होती थी, चाय नाश्ता करके अपने घर, ठीक है। दे वर जस्ट बिलीविंग इन प्रेज, प्लीडिंग एंड प्रोटेस्ट। देयर वाज कॉन्सेप्ट 3 Ps, ठीक है। वो सिर्फ क्या करते थे, उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स की जो है, जो मतलब जो इंटेंशन है वो अच्छी है, दे आर नॉट टू हार्म इंडियंस, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो इस बात को समझ नहीं पाए तब तक। उसके बाद हमारा जब इनकी अप्रोच देख ली, उसके बाद 1905 के बाद बेसिकली जो कांग्रेस को रूल किया, यंगस्टर्स आगे जो, वो किसने किया? 1905 से और 1950 तक किसने किया? एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है, जिसको आप गरम दल के नाम से सुना होगा। एंड द फेमस वाज लाल, बाल एंड पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ठीक है, दे वर द पीपल देयर। अब इनका काम करने का तरीका क्या था? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दे आर डूइंग समथिंग एक्सट्रीम। दे वर द फर्स्ट हु एक्चुअली रियलाइज कि द ब्रिटिशर्स, इनकी जो इंटेंशन है, इट इज नॉट गुड। दे आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और इंडियंस, ठीक है। वो सिर्फ समझ गए कि हम ये सिर्फ अपनी ही जो है ड्रेन करनी है उनको हमारी वेल्थ, और हमें एक्सप्लॉइट करना है। तो इसलिए इनमें जो है थोड़ी एंगर वाली जो बात थी वो थी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं 105 से 15 तक, ये जो है मेजर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोटेस्ट कैसे है? एकदम
नॉन कोऑपरेटिव टाइप की, जितने भी बाहर की विदेशी आइटम है उनको जला दो, कोई यूज मत करो, ठीक है, हड़ताल, मतलब ये क्या कर रहे हैं, थोड़े एक्सट्रीम वर्जन में जा रहे हैं, ठीक है, मींस दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ फिजिकल फाइट, यू कैन से, ठीक है। सो एक्सट्रीम एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है कि नाम से आप ये समझो कि गरम दल तो दे आर जस्ट फाइटिंग रिवॉल्यूशनरी, कुछ बॉम्ब, कुछ ये सब कुछ हो रहा है। दे आर एक्सट्रीम इन देयर थिंकिंग, दैट्स क्लियर कट कि वी आर इंडियंस, वी नीड आवर रूल, दैट्स इट, सिंपल। स्वराज की बात जो है, जो बाल गंगाधर तिलक ने बोला, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो द एक्सट्रीमिस्ट वाज इन थॉट्स, नॉट एक्चुअली इन कि दे वर जस्ट गोइंग एंड फाइटिंग विद एवरीबॉडी, ठीक है। ये एक मिसकंसेप्शन है। तो अब ये लोग जो है कर रहे हैं। दूसरा फिर इन्होंने कैसे किया ये सब कुछ, क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल को डिवाइड कर दिया। तो इसके अगेंस्ट में उनको एक, अब वो कैसे करे एक्सट्रीमिस्ट अपना काम, तो उनको ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने इसको बेस बनाया और काम करना शुरू किया, ठीक है। और उसके रिजल्ट भी काफी अच्छे रहे कि उन्होंने जो 1911 में जो बंगाल का पार्टीशन है उसको नल एंड वॉइड करना पड़ा, ठीक है। तो ये किसका काम है, एक्सट्रीमिस्ट का काम है, ठीक है, गरम दल जिसको आप बोल रहे हो। अब ये हो गया हमारा, अब हम कहां पर आ चुके हैं, 1915 तक आ चुके हैं। अभी तक हमें क्लियर ये समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक मत नहीं है हम इस बात पे कि ओके हमें ब्रिटिशर्स को हटाना है और हमें खुद को अपना रूल लेके आना है, क्योंकि ऐसा माना जाता था उस टाइम व्हाइट सुप्रीमेसी थी कि दे आर द सुप्रीम, उनको ही ज्यादा सिविलाइज्ड है। उन्होंने कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में डाल दिया कि वी कैन नॉट रूल, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हुआ क्या नेक्स्ट, 1951 में, 1915 सॉरी, इसमें क्या हुआ है, हमारी हीरो की एंट्री हो रही है। हु इज द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया और बेसिकली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। अभी नाउ द हीरो केम इनटू द पिक्चर। अब हीरो आ गया है तो अब सब कुछ क्या होगा, अब सारी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, अब जितने भी जो सीक्रेट्स हैं, ठीक है, जो क्लाइमैक्स है वहां तक हम पहुंचेंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 1915 के बाद। अभी इन गांधी इंडिया में आ चुके 1915 में। उसके बाद वो गए गोपाल कृष्ण गोखले के पास, हु इज कॉल्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। 1915 में, 16 में उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को, कि अगर तुम रियल में यू वांट टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस, कि यहाँ पे आप कैसे चीजों को समझ पाओगे, यू मस्ट विजिट टू एवरी विलेज ऑफ इंडिया। आपको हर पूरे देश के कोने कोने में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम्स व्हिच पीपल आर फेसिंग। तो ये 1915 से और 1916-17 तक दे आर द मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी इज जस्ट ट्रेवलिंग एंड मीटिंग पीपल, लिसनिंग पीपल, ओके। अभी तक क्या है, गांधी को भी इस बात का नहीं पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी इंटेंशन क्या है, ठीक है। स्टिल अभी तक ये है कि ब्रिटिशर्स जैसे अपने वहां पे उनके वहां डेवलपमेंट हो चुकी है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका है, वो ये सब कुछ यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। अभी तक सब लोग इस मिसकंसेप्शन में हैं। अब क्या हुआ 1917 में, सबसे पहले क्या हुआ, दैट बिहार में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण मूवमेंट वाज देयर बिहार में, ठीक है। उसके बाद एक और हुआ विच वी कॉल्ड खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, गुजरात में, ये भी 1917 में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 18 तक आते आते क्या हुआ, 18 में इन्होंने एक और 3 बड़े, इन्होंने गांधी जी ने जो है मूवमेंट की अपने स्टार्टिंग डेज में। इट वाज द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद में एक मिल थी, वहां के वर्कर्स ने क्या किया, उनको वो चाह रहे थे कि हमारी सैलरी इतनी बढ़ जाए, जबकि जो ओनर था वो नहीं बढ़ा रहा था। सो कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, तो गांधी सजेस्टेड कि जस्ट सिट ऑन अ हंगर स्ट्राइक, वो एक स्ट्राइक पे बैठ गए। और उसके बाद फाइनली गांधी ऑल्सो ज्वाइन देम, और उन्होंने जो है कुछ एक मिड रास्ता निकाल के द स्ट्राइक वॉज फिनिश्ड, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, गांधी को समझ में आ गया कि भाई इंडिया में किस तरीके से काम करना है, मीन्स वी हैव टू एंगेज पीपल। A movement cannot be successful in India until it is not a people's movement, ठीक है। your demand must be the demand of public, ठीक है। अब 1919 में जब उन्होंने ये यहाँ पे 2-3 अपने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, तो फिर उन्होंने 1919 में फाइनली एक अपना सत्याग्रह लॉन्च किया, ठीक है, लाइक अ फर्स्ट
मास मूवमेंट, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट किया था? रोलेक्ट एक्ट के तहत, ठीक है। इट वॉज एन एक्ट कि जिसमें कि इसको हम क्या कहते थे हिंदी में? काला कानून, ठीक है। तो इस एक्ट में काफी सारी चीजें थी जो कि बिल्कुल ही इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए थी। अब उसमें जैसे कि यू कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट ट्रायलिंग इट, ठीक है, आप उसको कितने टाइम तक जेल में रख सकते हैं। तो ये सब कुछ था, इसलिए जो है इसका उन्होंने जो है क्या किया? महा सत्याग्रह लॉन्च किया। अब इसी साल एक और बात क्या हुई सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 1919 में, दैट जलियांवाला कांड मूवमेंट, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ठीक है। इसके बाद गांधी जो है वो समझ गए कि इंडियंस की इंटेंशन ठीक नहीं है, तो उन्होंने सॉरी ब्रिटिशर्स की इंटेंशन इज नेवर टू डेवलप इंडिया और इंडियंस, ठीक है। तो यहां से फिर उन्होंने पहली बार स्वराज वर्ड को, जो एक्सट्रीमिस्ट ने जो है उनका सपना था, उसको समझा कि यस वी आर गोइंग टू रूल आर। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट एक बार बोल दिया, बाकी उन्होंने इस पर एम्फेसाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अभी हम रेडी नहीं है इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो 1990 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ और इसी के अगेंस्ट उन्होंने 1920 में क्या लॉन्च किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ, असहयोग आंदोलन जिसको हम बोलते हैं। वो फिर कब हो गया? 1922 में, फेब 1922 में क्या हुआ? वो चौरी चौरा वाला जो कांड हुआ था, सम पीपल बर्न द पुलिस चौकी इन उत्तर प्रदेश, चौरी चौरा एरिया। सो आफ्टर दैट गांधी जो है कि इन्होंने ये वापस ले लिया अपना जो नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको वापस ले लिया। अब इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हुए इंडियन हिस्ट्री में क्रिएट करने में। अब एक ऐसा फर्स्ट टाइम पे इंडियंस को लगा कि हमारे लिए कोई काम कर रहा है और पूरी तरीके से वो जो है उस असहयोग आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में बिल्कुल फुल्ली जो है मर्ज हो चुके थे। सब लोगों को समझ में एकदम लगने लगा कि अब हम जो है इनको भगा देंगे ब्रिटिशर्स को और हम लोगों को आजादी मिल जाएगी। लेकिन गांधी ने जो ये बैकड्रॉप लिया, इसका ये हुआ कि जो कुछ यूथ था, ठीक है, उनको लगा कि ये भी वही पुराने वाले कांग्रेस की टेंडेंसी पे चल रहे हैं, ठीक है, इनका कुछ अपना मोटो नहीं है, दे आर जस्ट सेम एज मॉडरेट्स। अब उन्होंने फिर क्या किया? यहां तक आते आते 1924 में दैट भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने 1924 में एक अपनी सोसाइटी बनाई, HRA, हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन, ठीक है। तो ये एक ग्रुप यहां से आके अलग हुआ। दूसरा, जो कुछ लोग थे वहीं पे कि जो कांग्रेस के अंदर ही थे, वो क्या चाह रहे थे कि हम जो है ऐसे नॉन कॉपरेशन इतना ज्यादा बिल्कुल ना छोड़े, हम जो है अंदर से रह के जो पार्लियामेंट है या जो काउंसिल है उसके अंदर रह के हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं, बाहर से ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। तो वो लोग भी अलग हो गए, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या बनाई? अपनी एक स्वराज पार्टी बनाई, ठीक है, जिसमें बेसिकली कौन थे? मोतीलाल नेहरू, द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, CR दास, ठीक है, ये लोग थे इसमें, किसमें? स्वराज पार्टी में। सी राजगोपालाचारी वाज देयर। तो ऐसा नहीं है कि ये इनसे बिल्कुल ही कोई ऑपोजिट हो गए, बट स्टिल गांधी ने सोचा कि ठीक है, आप लोग अंदर से काम करो और हम लोग बाहर से काम करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एक मूवमेंट के वापस लेने के ये जो सारे जो आगे कुछ हुआ ये उसी के इम्पैक्ट्स हुए, ठीक है। अब क्या हुआ है? 1924 में हमारे पास HRA आ गई है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या हुआ? 1927 में साइमन कमीशन केम टू इंडिया, ठीक है। अब तक क्या हुआ है? जैसे ये जो गांधी ने स्वराज की बात कर दी पहले थोड़ी सी, ठीक है, और उसके बाद हमने इतना बड़ा मास मूवमेंट लॉन्च किया, उसके बाद हमने कुछ काउंसिल्स में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जस्ट लाइक चैलेंज, ऐसे हंसी मजाक में कि भाई तुम लोग अपना कुछ बना सकते हो, ठीक है, तो आप हमें एक रिपोर्ट ला के दो कि भाई आपके हिसाब से ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्योंकि 1927 में जो साइमन कमीशन आया उसमें बेसिकली क्यों उसका हमने विरोध किया? वो इसीलिए क्योंकि वो आया था इंडिया की सिचुएशन जानने के लिए, ठीक है।
कि यहाँ पे जो है कैसे क्या चल रहा है और हम कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाएं वो किस हिसाब से बनाएं, या इनको रूल दें इनके हाथ में या हम अपने हाथ में रखें। तो द कमीशन वाज देयर जस्ट टू एनालाइज द होल सिचुएशन। लेकिन इंडियंस को क्या दिक्कत थी कि हमसे पूछे बिना हमारे बारे में आप बात कर रहे हो और हमें शामिल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए। इसके बाद फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है, और जो है बाइकैमरलिज्म ऐसे कुछ होना चाहिए। तो ये उन्होंने 1928 में अपनी एक रिपोर्ट टाइप में दी कि ऑलमोस्ट हमें किस तरह के इंडिया का फ्यूचर चाहिए। अब इसके बाद तब तक कांग्रेस के अलावा एक और पार्टी आ चुकी थी जो कि मुस्लिम्स के हित में कहकर काम कर रही थी। इट वॉज इन 1906 मुस्लिम लीग वॉज इन द पिक्चर, ठीक है। तब तक इनका अपना अलग मुद्दा आ चुका था कि दे वांट अ नेशन। वो अभी तक क्लियर नहीं था, बट हाँ कॉन्सेप्चुअलाइज हो गया था कि दे वांट अ अदर नेशन फॉर मुस्लिम्स जस्ट टू बेसिकली फुलफिल देयर पॉलिटिकल एम्बिशंस, ठीक है। तो जिन्ना ने क्या कहा, उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए कि ये हमारे 14 पॉइंट्स हैं जो कि इस रिपोर्ट में शामिल किए जाएं, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ है, 29 में ही लाहौर सेशन हुआ है, ठीक है। लाहौर सेशन में हमने पहली बार, ये हम सेशन बहुत सारे हर साल हो रहे हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेशन हमें पढ़ने हैं। ये क्यों हुआ है 1929 वाला, क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट टाइम किसकी बात की थी, पूर्ण स्वराज की बात की, ठीक है। मतलब हमने, कांग्रेस ने अपना एज ए मोटो लगा लिया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1930 को हमने क्या सेलिब्रेट किया, अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। And this is because of this 26 January 1930 that we adopt the constitution in on 26 January 1950. मतलब the date was significant because of this पूर्ण स्वराज, क्लियर है। चलिए अब सबको, मतलब नाउ द वॉर इज ओपन, अब फेस टू फेस वॉर हो रही है सबके सामने। अब सबको पता चलेगा कि अब हम, ब्रिटिशर्स को पता है कि हम उन्हें भेजना चाह रहे हैं और हमें पता है कि हमें उन्हें भेजना और हमें अपना रूल खुद ही करना है। अब इस बीच में क्या हो रहा है, 1930 नेक्स्ट ईयर गांधी लॉन्च्ड अ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट विच वाज CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। द नेम सजेस्ट कि जो भी ड्यूटीज है आपको उसको डिसोबीडियंट करना है, ठीक है, वो नहीं करना है। जैसे कि अगर नमक बनाने की मनाही है तो गांधी स्टार्टेड सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया। कहीं पे जो भी कुछ है मतलब आपको उसको डिसोबीडियंट करना है, टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कोई अगर फीस लग रही है, कोई कुछ है टैक्स देना है, तो वो कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट शुरू हो गया। अब इसी बीच में क्या हो रहा है, अब ये पूरे मास मूवमेंट चल रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स को थोड़ा बहुत लग रहा है कि अगर हमने गांधी को मना लिया तो जो है बात हमारे हाथ में आ सकती है। कांग्रेस इज गांधी एंड गांधी इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंडिया, इंडिया इज कांग्रेस, ऐसा एक पिक्चर उस टाइम पे बनी हुई थी। ऑल्दो देयर वर huge number of organizations were there, political parties were there, but the Congress was mainframe in the picture. इसलिए एक राउंड टेबल पे बैठ के सब लोगों ने सोचा कि हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे एक टेबल के आसपास बैठ के लंदन में, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। और उसमें जो है हम लोग, जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बुलाया कि ऐसा है कि आप इंडिया से कांग्रेस आइए, गांधी आइए, जो किंग्स नवाब्स बचे हुए थे ब्रिटिश इंडिया से अलग जो थे उनको बुला लिया, ठीक है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज में मुस्लिम लीग से, मतलब उन्होंने सबको रिप्रेजेंट करके वहां बुलाया कि हम आपकी बात यहाँ पे बैठ के जो भी कुछ डिस्कस करेंगे और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लिया जाए। बट फर्स्ट राउंड टेबल का कांग्रेस ने बाइकआउट किया, ठीक है, और यहाँ पे कोई नहीं गया और ये अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता रहा, ठीक है। अब इसी बीच में क्या हुआ है, 1931 नेक्स्ट ईयर, अभी हमने पीछे बढ़ा ना कि जब वो उससे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग हो गए तो HRA बन गई भगत सिंह दैट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप की। अब यहाँ आते आते तक उन्होंने असेंबली में बॉम्ब डाल दिया था 1929 में, ठीक है। उसके बाद वो लोग जेल में ही थे और वो वहां से अपनी तरह का रिवोल्ट कर रहे थे। तो 1931 में इरविन वॉज द वायसराय। तो गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ। इरविन को ड्यूटी दी गई कि आप ऐसा है कुछ भी करके, किसने ड्यूटी दी, ब्रिटिशर्स ने, कि भाई आप कुछ भी करो और गांधी को मनाओ कि वो किसी तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए तो बात बने
और ये सब कुछ जो है खत्म हो मूवमेंट। तो गांधी ने, इरविन ने जो है गांधी की सारी बात मानी कि आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो गांधी ने मांगा कि भाई जितने भी आपने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के तहत जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में बंद किया उनको छोड़ा जाए, जिन्होंने कोई जो है कि हिंसा नहीं की, देयर वाज नो वायलेंस इन देयर, तो उन लोगों को छोड़ दिया जाए। इस तरह की ऐसी इनकी बहुत सारी मांगे थी जो इन्होंने मांग ली। इसी दौरान आपने एक जो इंसिडेंट आता है, ट्रायल चल रही थी भगत सिंह वगैरह की, तो तब ऐसा लोगों ने कहा गांधी से कि अगर वो उनसे बात करें और इरविन उनकी इतनी बात मान रहा है तो वो उनके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इस बीच में उनको भगत सिंह वगैरह को फांसी हो चुकी है, तो अब एक और अनरेस्ट एक कम्युनिटी में जाग चुका है। अब इनका इरविन पैक्ट हो गया, उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है एंड कांग्रेस अटेंडेड दैट कॉन्फ्रेंस, लेकिन गांधी गए लेकिन वहां पे कुछ बातचीत ऐसा सच हुई नहीं और उन्होंने उसको छोड़ के आ गए कि अब ऐसा है, अब कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में बातचीत का। इसी बीच में 1931 में एक इम्पोर्टेंट सेशन हुआ कांग्रेस का, जैसे वो लाहौर सेशन था इम्पोर्टेंट, ऐसे ये है 31 वाला कराची सेशन। ये किसने क्यों हुई है, क्योंकि इसका एक तो प्रेसिडेंट कौन था, वो था पटेल, सरदार पटेल थे उस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट कांग्रेस के उस सेशन के। और इन्होंने इसमें पहली बार किसकी बातचीत की, फंडामेंटल राइट्स के बारे में सरदार पटेल ने बात की, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट वो लेके आए, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1931 में। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 1932, अगले साल में क्या हो रहा है। अच्छा, तब तक ये जो कास्ट, अभी तक तो हम सिर्फ मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जो रिलीजन वाले चल रहा है, अब कास्टिज्म वाली भी पार्टीज आ चुकी हैं, ठीक है, लाइक बी आर अम्बेडकर वॉज इन द पिक्चर। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गांधी वॉज अगेंस्ट द रिजर्वेशन, ही वॉज अगेंस्ट द कि भाई जो है हम अलग से, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो यही चाह रहे थे, क्योंकि तभी तो हम लोग क्या होगा, डिवाइड होंगे, रूल होगा उनका, तो इसलिए वो ये चाह रहे थे। बट गांधी उसके खिलाफ, कि वो जो रिजर्वेशन है इन सबके खिलाफ, गांधी जो है अनशन पे बैठ गए, और वो उस टाइम पे जेल में ही थे, यरवड़ा जेल में। क्योंकि किस वजह से थे, क्योंकि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उनका कंटिन्यू था, तो उनको भी आखिर में उन्होंने बंद कर दिया, तो वो वहां पे इसके अगेंस्ट में बैठ गए। इस कास्टिज्म के मुद्दे को हवा किसने दी, देयर वाज दिस रेमसेस मैकडोनल्ड अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड उन्होंने चलाया किसके लिए, कि जो है कि आप जो है जो लोअर कास्ट हैं उनमें अगर कुछ काम करेगा, मतलब उन्होंने ऐसे कुछ इसमें पॉलिसीज बना के दी जिसकी वजह से गांधी जी को दिख रहा था कि ये दिस इज जस्ट टू रूइन इंडिया, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनली जो गांधी जी हैं का जो हंगर स्ट्राइक थी अगेंस्ट दिस कास्टिज्म रिजर्वेशन, वो फाइनली खत्म हुई किसके द्वारा, पूना पैक्ट विच वाज इन 1932 इन यरवदा जेल एंड बिटवीन हुम, मिस्टर गांधी एंड मिस्टर अंबेडकर, ठीक है। तो इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि ऐसा है, कोई सेपरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि पहले वो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि दलित को सिर्फ दलित चुने, हिंदू को सिर्फ हिंदू चुने, मुसलमान को सिर्फ मुसलमान चुने, तो वो इस तरीके से पूरी पॉपुलेशन को ही बांट रहे थे। बट ये यहाँ पे इस बात पे एग्री हो गए कि ऐसा है, सब लोग ही चुनेंगे सबको, पॉपुलेशन में कोई डिवीजन नहीं होगी, हम कुछ सीट्स रिजर्व कर देंगे कि जहां पे जो है सिर्फ लोअर कास्ट या एससी एसटी को ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ ये पूना पैक्ट, और उसके बाद हुई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें कोई कुछ गया नहीं, बट स्टिल उन्होंने ये व्हाइट पेपर बना के कि अब ऐसा है, हमने फाइनलाइज कर लिया है, मतलब वो ब्रिटिशर्स अपने आप ही कर रहे हैं, यहाँ से कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई भी नहीं गया, गए हैं बट नॉट कांग्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड। उसके बाद जो पिक्चर में आता है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। एक और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो तीन जो इंपॉर्टेंट है वो है 1919 वाला और ये 1935 वाला, ठीक है। ये और एक और आईसीए है 1909, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहीं से कम्युनलिज्म की शुरुआत इंडिया में हुई। तो आप इन तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स को देखेंगे कि इनमें क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, खासकर 35 इसको तो आप बिल्कुल स्किप कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस एक्ट्स में से बहुत सारे आते हैं, तो वो आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे आ गए हम, और जो है कि कुछ बात कर दी है कि ठीक है हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस टाइप में दे देंगे, और ठीक है कुछ लोग आपके खुद ही जो है पार्लियामेंट दो तरह की बना दी उन्होंने, लोअर असेंबली एंड हायर असेंबली। और उसके बाद उन्होंने इस पे मतलब पूरी तरीके से इंडियंस को सेटिस्फाई नहीं किया, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद भी। इतने में अभी क्या हुआ है, 1938 में एक और मेजर लीडर केम इनटू द पिक्चर,
मिस्टर सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। वो हरिपुरा में एक जो कांग्रेस का सेशन हुआ, ठीक है, इट वाज द ओनली सेशन व्हिच वाज प्रिसाइडेड बाय बोस। इसमें प्रेसिडेंट किसको चुना गया? बोस को चुना, ठीक है। ऑल्दो गांधी वाज अपसेट बिकॉज ही नॉमिनेटेड सम अदर पर्सन, लेकिन बट द मेंबर्स चूज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और इन्होंने जो है कि पहली बार कुछ बात की कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में हमें सोचना है, अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है। और उन्होंने जो है कांग्रेस की एक नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो सेटअप की, ठीक है। मतलब जो हम हमेशा बोलते हैं कि यूथ्स को आगे लाओ पॉलिटी में, कुछ भी, वो इसलिए एक्चुअली बोलते हैं क्योंकि आप यहाँ भी देखो, जहां जहां जब जब पटेल आए, जैसे बोस आए, तो वो कुछ ऐसी बेसिक नई अपनी अप्रोच लेके आ रहे हैं कि जिनका बहुत ही क्रूशियल रोल है हमारे डेवलपमेंट में, ठीक है। तो उन्होंने जो है इसको सेटअप किया। ऑल्दो इन्होंने फंडामेंटल राइट्स की भी पहली बात हो चुकी है, बट स्टिल ही आल्सो टॉक्ड अबाउट दैट। और इन्होंने क्या बोला कि जो अल्टीमेट एम है वो पूर्ण स्वराज है, और उसको जिस भी एम से हमें जिस भी तरीके से लेना हो हम उसी तरीके से लेंगे। एंड गांधी वाज एक्चुअली अगेंस्ट दैट लाइन, ठीक है। इतने में क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर तक 39 आते आते हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब ब्रिटिशर्स को लगा कि अब तो बिना इंडियंस की हेल्प के कुछ चल नहीं सकता, तो हर हाल में हमें उनको मनाना है, दूसरा वर्ल्ड वॉर भी जीतना है, तो हम यहाँ पे इतना ज्यादा इंडिया में एंगेज होके नहीं रह सकते, ठीक है। तो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक तरीके से इंडिया के लिए फॉर्चुनेट था। इसी बीच में जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने स्टैब्लिश कर लिया था, ठीक है। ये उनकी अपनी पार्टी का नाम था अपना। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर तक क्या हुआ है, अब क्या चाह रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस की हेल्प लेना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए। तो वो उनको तरह तरह के ऑफर्स दे रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे बट आप हमारी इसमें हेल्प करिए, ठीक है। तो इन 1940 देयर वाज दिस अगस्त ऑफर, बट इंडियंस भी अब समझ चुके थे, दे वर जस्ट रिजेक्टिंग ऑल दैट, ठीक है। 1940 तक आते आते एक सेपरेट नेशन पाकिस्तान की मांग भी उठ चुकी थी फाइनली, ठीक है। तो अब अभी तक एक संकट था ब्रिटिशर्स के लिए, अब दो हो गए, एक इंडिया एक पाकिस्तान। अब 1942 में क्या हुआ, एक और उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, ठीक है, इट ऑल्सो फेल्ड। ये सब किस लिए थे? क्योंकि हम बात कर रहे थे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे खुद से, और ये लोग लाई जा रहे हैं कि नहीं हम ही बनाएंगे, कुछ डोमिनेंट स्टेटस सा दे देंगे, थोड़ी बहुत आप अपनी चला लेना, थोड़ी बहुत हम अपनी चला लेंगे। बट द इंडियंस, मेनली द गांधी एंड द कांग्रेस, वर फर्म दैट वी वांट स्वराज एंड आवर रूल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फाइनली गांधी लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और इसी के साथ उन्होंने एक स्लोगन दिया, डू और डाई। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से वैसे ही पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है गांधी एक कंप्लीटली नॉन वायलेंट पर्सन है? क्योंकि जब वो बात कर रहे हैं डू और डाई, करो या मरो की जब वो बात कर रहे हैं, तो इज गांधी रियली अ नॉन वायलेंट पर्सन और नॉट? ठीक है, सोचिए इस पे, ये आपका अपना काम है, ये यहाँ पे नहीं समझाया जाएगा बेसिकली। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, और साइमल्टेनियसली सिंगापुर में जो है आईएनए की स्थापना हो चुकी है। द आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, वाज स्टैब्लिश्ड, ठीक है, बाय कैप्टन मोहन सिंह इन सिंगापुर, ठीक है, जिसके आगे जाके सुभाष चंद्र बोस जो है उनके जनरल बनते हैं, ठीक है। अब इंडियंस ने फाइनली वी लॉन्च्ड कि क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, नाउ यू हैव टू गो, बहुत देख ली तुम्हारी, तो अब तो तुम्हें जाना ही है, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल अपने मूवी के ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं। 1942 पढ़ लिया हमने। तीन ही मेजर इसमें जो है हमारे मूवमेंट हुए हैं। एक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, उसके बाद 10 साल बाद, मतलब इसमें कुछ याद ऐसे रखना भी, 10 साल बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड द लास्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। अब इसको आप याद कैसे रखोगे सीक्वेंस, पहले कौन सा था? सोचो, इसको ऐसे याद रखोगे आप, जैसे एक वर्ड होता है एमसीक्यू, ठीक है, तो क्यू से क्विट इंडिया, सी से सिविल डिसोबीडियंस, और एम की जगह आप मान लो इसको एनसीक्यू याद रख लो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिंपल, और यू कैन यूज योर ओन लॉजिक्स, ठीक है। बट दीज वर जस्ट 3 मेजर movements. Now come to the last. There was a Shimla, at Shimla there was conference, ठीक है, और उसके बाद वेवल प्लान एक आया, ठीक है, ये भी सब फेल हुए फाइनली। 1946 में फिर कैबिनेट मिशन आया विच सजेस्टेड कि इंडियंस शुड वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कि आगे का फ्यूचर जो है इट शुड बी डिसाइडेड बाय द इंडियंस।
तो उस टाइम पे फिर उन्होंने क्या किया, एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप की। इतने फाइनली जब तक हम इंडिपेंडेंस नहीं हो जाता ऑफिशियली तब तक के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और साइमल्टेनियसली क्या डिसाइड हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी विच विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द फर्स्ट सिटिंग इन 9 दिसंबर 1946 में उन्होंने स्टार्ट किया। तो अब द सेम पर्सन जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वही क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट है, एज ए पार्लियामेंट भी मिल रहे हैं, असेंबली भी मिल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल रहे हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली मिल रहे हैं। सेम पीपल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दे आर आल्सो मीटिंग एज लेजिस्लेटिव असेंबली। जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ मिल रहे हैं तो दे वर टॉकिंग अबाउट लाइक गवर्नमेंट पर्पसेस, एंड व्हेन दे आर मीटिंग एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो दे वर डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ यू नो हु इज द हेड और द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में जब वही लोग मिल रहे हैं तो तब जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एंड द सेम पीपल व्हेन दे आर मीटिंग एज लेजिस्लेटिव असेंबली तो देयर इज अ डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन फॉर टुडे कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब वो मिलते थे तब कौन था उनका, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में जब लोग मिल रहे थे देन हु वाज द प्रेसिडेंट, हु वाज द चेयरमैन। ठीक है, क्लियर। तो अब वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, मिल रहे हैं। सो 2 साल 11 महीने और ऑलमोस्ट मतलब 3 इयर्स का टाइम लगा और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड इन द ईयर 1950। ठीक है, रिपब्लिक डे हम जो मनाते 26 जनवरी, तो वो कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन वाला काम चल रहा है और जो असेंबली के रूप में वो लोग चल रहे थे 1947 में फाइनली आके 3 जून को क्या हुआ, माउंट बेटन प्लान इसको बोलते हैं क्योंकि लॉर्ड माउंट बेटन वाज देयर एज द वाइसराय। ठीक है, उन्होंने फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस का पूरा अपना प्लान बताया कि कैसे होगी, कि देयर वर 2 डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में हुआ एंड फाइनली ऑन 15th of August 1947 इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस। ठीक है, डन। माउंट बेटन, कुछ और आप टर्म्स याद रख सकते हैं। माउंट बेटन कौन थे, ही वॉज द लास्ट वाइसराय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब रॉयल्स की कोई जरूरत नहीं, खत्म। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। चलो सही से बताओ, मजा आया कि नहीं आया? आया ना? तुमने सारा वीडियो देख ली, तुम्हारा मस्त रिवीजन हो गया होगा। अब भाई तुम्हें मजा आया तो बाकी लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। देखो यार, एम करते हैं कि एग्जाम तक एटलीस्ट 10 के व्यूज करवा दो। जो मैम ने, कोमल मैम ने बनाया, उनको भी मोटिवेशन मिलेगी। एंड यस, अपने फीडबैक हिस्ट्री के रिगार्डिंग, क्योंकि हिस्ट्री बहुत मतलब किसी को बोरिंग लगती है, किसी को इंटरेस्ट लगती है। तुम्हें इस सेशन के बाद कैसा लगा, मस्ट कमेंट डाउन, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा एक्सप्रेस करो। बाकी हम भी मिलेंगे तुमसे जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।